नमस्कार। मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। देश में इस समय यूजीसी का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। जी हाँ, सवर्ण समाज जो है वो यूजीसी का विरोध कर रहा है, सड़कों पर उतरने की बात कर रहा है। और ये विरोध ऐसा है जैसा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद हुआ था। लेकिन ये विरोध एससी एसटी ओबीसी के हक अधिकारों के खिलाफ हो रहा है। क्या इस देश का एससी एसटी ओबीसी समाज इस बात को जानता है या फिर वो अभी तक सो रहा है? इस देश के एससी एसटी ओबीसी समाज के साथ डबल गेम किया जा रहा है। सवर्ण समाज जो है वो खुलकर एससी एसटी ओबीसी के लिए जो नए लॉज बनाए गए हैं ताकि उनको शोषण से बचाया जा सके, उसका विरोध कर रहा है। और एक तरीके से यह कह रहा है कि जातिगत शोषण करना तो हमारा अधिकार है, इसके खिलाफ तुम इतने सख्त कानून कैसे बना सकते हो? और आपने इसके खिलाफ इतने सख्त कानून बना दिए तो हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं वो दलितों पिछड़ों को के साथ जातीय भेदभाव कैसे करेंगे? क्योंकि हमारी तो घर की परवरिश में ही जातीय भेदभाव है। सवर्ण समाज पूरी मानसिकता इसी तरीके से दिखा रहा है। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि यूजीसी कौन से नए कानून बनाकर लाया है, कौन से नए लॉज बनाकर लाया है, इसका विरोध सवर्ण समाज क्यों कर रहा है और एससी एसटी ओबीसी को इससे क्या नुकसान होने वाला है। साथ ही साथ जो डबल गेम एससी एसटी ओबीसी के साथ हो रहा है, सरकार गेम कर रही है और हाल ही में कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट गेम करने वाला है। और जो यूट्यूबर्स हैं जो कि गरीबों के मसीहा बनकर एससी एसटी ओबीसी ऑडियंस को बटोरते हैं, लेकिन सही समय आने पर अपना फन उठा देते हैं और डस लेते हैं एससी एसटी ओबीसी को। दोस्तों जी हाँ, जनवरी में अभी हाल ही में यूजीसी ने एक नए लॉज बनाए हैं। वो लॉज जो हैं वो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करने के लिए हैं। इनका नाम है यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स। जी हाँ, इस पूरे मामले में यह बताया गया है कि जो जातीय भेदभाव को लेकर जो लॉज पहले से बने हुए थे वो अब और थोड़े से सुधार करके मजबूत कर दिए गए हैं। इसमें ओबीसी को भी ऐड कर लिया गया है कि ओबीसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है और ओबीसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्योंकि मैं खुद आपको बता दूं, मैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ा हूं, मैं कॉलेज में पढ़ा हूं, मेरा नाम गौरव पाल है और अधिकतर लोग आज भी मुझे भेड़ चराने, भेड़ चरा लो जाके, पढ़ क्यों रहे हो, ये सब कहकर मेरे ऊपर कास्टिस्ट चीजें बोलते हैं। लेकिन हम लोग शुरुआत से चीजों को मुखर होकर बोलते हैं तो जवाब देते हैं। लेकिन आज भी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लोग भेड़ चराने और तमाम चीजों को लेकर जज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे नाम के बाद गौरव पाल लगा हुआ है। अब इस नए लॉज में यूजीसी ने ओबीसी को भी ऐड कर लिया है। अब इसमें जो सवर्ण समाज है वो इस बात का विरोध कर रहा है कि क्या जातीय भेदभाव सिर्फ एससी एसटी ओबीसी का होता है, क्या जर्नल के लोगों का नहीं होता है? और वो इस बात का विरोध कर रहा है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग जो हैं वो सवर्णों पर झूठे आरोप लगाकर उनको ब्लैकमेल करेंगे और उनका कैरियर खराब कर देंगे। यानी कि सवर्ण समाज कह रहा है कि हम अपने लिए कानून ना बनाए जो हमारे साथ शोषण हो रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि इसका दुरुपयोग हो जाएगा। जैसे कि अगर महिलाओं की सेफ्टी के लिए कोई कानून बनाए जाते हैं तो पुरुष खड़े होकर कहने लगे कि नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कानून ना बनाओ क्योंकि महिलाएं इसका दुरुपयोग कर देंगी। जी हां दोस्तों, अगर कोई हथियार बनाया जा रहा है देश की सुरक्षा के लिए तो लोग खड़े होकर कहते हैं कि इस हथियार को ना बनाओ, इसका दुरुपयोग हो जाएगा। कोई भी नई टेक्नोलॉजी लेकर आई जा रही है कि इस टेक्नोलॉजी को मत लेकर आओ क्योंकि इसका दुरुपयोग हो जाएगा। सवर्ण समाज इस तरीके से कहकर विरोध कर रहा है कि नए जो एससी एसटी ओबीसी को लेकर, खासकर ये ईडब्ल्यूएस को लेकर भी आए हैं कि इसमें एससी एसटी ओबीसी, महिलाएं, जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनके लिए, सबके लिए नए कानून लाए गए हैं। लेकिन सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है। अब मैं बताऊंगा सवर्ण समाज इसका विरोध क्यों कर रहा है। सवर्ण समाज इसका विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि सवर्ण समाज के भीतर जो उनकी परवरिश है, घरों से होती है, उसी में जातिवाद है। ये बात उन लोगों को पता है कि वो जातीय भेदभाव किए बगैर नहीं रह सकते। उनके रोजमर्रा के का जो जीवन है उसमें जातीय भेदभाव है। वो इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनको पता है, उसको रोक नहीं सकते, उसके वो आदी हो चुके हैं। जी हां, इसलिए वो कह रहे हैं कि इसमें ओबीसी को क्यों ऐड किया गया है। क्या जातीय भेदभाव सिर्फ एससी एसटी ओबीसी का ही होता है, क्या वो सवर्णों का नहीं होता? मेरा सवाल आपसे ये है कि किसी पाल को गडरिया, भेड़ चराने वाला कहकर उसको कास्ट स्लर कहा जा सकता है? किसी दूसरे व्यक्ति, किसी यादव को भैंस चराओ जाकर ये उसको कास्ट स्लर कहा जा सकता है? क्या किसी पंडित को मैं कह दूं कि तुम जाओ पूजा कराओ, इसकी बात से वो बुरा मान लेता है?
क्या किसी पंडित को ब्राह्मण, किसी वैश्य को बनिया, किसी ठाकुर को राजपूत कहने से वो बुरा मान जाते, क्योंकि उनकी कास्ट के साथ प्राइड जुड़ा हुआ होता है। और मैंने आमतौर पर यूनिवर्सिटी कैंपसेस में देखा है कि उन लोगों के लिए हम लोगों की जाति का नाम लेना या हम लोगों को जातीय स्लर कहना आम बात है, क्योंकि वो ये सब चीजें अपने घरों से सीख कर आते हैं। जी हाँ, इस पूरे मामले में बीजेपी ये नए रूल्स लेकर आई है। इस पूरे मामले में जो सवर्ण समाज है उसका विरोध कर रहा है, सड़कों पर उतरने की बात कर रहा है। करणी सेना हो या फिर कोई वैश्य संघ हो गया, कोई ब्राह्मण संघ हो, तमाम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा विरोध इसका क्यों हो रहा है और सबसे बड़ा विरोध इसका कौन कर रहे हैं? जी हाँ, सबसे बड़ा विरोध इसका कर रहे हैं तथा कथित यूट्यूबर्स, जिसमें शुभांकर मिश्रा, अंकित अवस्थी, अभिनव पांडे जैसे लोग हैं, जिनकी टोटल जो ऑडियंस है वो SC ST OBC है। और वो सब बस इस बात पर विरोध कर रहे हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल होगा तो सवर्ण बच्चों के साथ क्या होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब तक ये कानून नहीं थे, जो कास्टिस्ट लोग थे वो लगातार शोषण कर रहे थे। रोहित वेमुला और न जाने कितने जैसे स्टूडेंट्स थे जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, तब तो ये कोई भी सवर्ण समाज के यूट्यूबर और पत्रकार खड़े होकर नहीं आया, ना ही ये बात बोली। इस पूरे मामले में जो इक्विटी स्क्वाड बनाया जाएगा, इस पूरे मामले में बताया गया है कि इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड, इक्विटी एम्बेसडर बनाए जाएंगे जब कोई व्यक्ति शिकायत करेगा तो। अब आप इसमें बात देखें कितनी बारीकी से चीजों को इसमें रखा गया है। शुभांकर मिश्रा ने यह बात नहीं आपको बताई होगी, अभिनव पांडे ने यह बात नहीं बताई होगी, अंकित अवस्थी ने यह बात नहीं बताई। अंकित अवस्थी ने तो यहां तक कह दिया है कि रोहित वेमुला के साथ जो मामला हुआ था वो ऐसे ही हुआ था, उसको बाद में जातीय भेदभाव का रूप दिया गया। रोहित वेमुला ने जानबूझकर किसी कारणवश अपने सर्टिफिकेट को छुपाने के लिए सुसाइड किया था। रोहित वेमुला का मामला कोई जातीय भेदभाव वाला मामला नहीं था, यह बात भी अंकित अवस्थी ने कही है। जी हां, वही जो अंकित अवस्थी पाठशाला चलाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं पूरे मामले में क्या होने वाला है। जो लोग कह रहे हैं कि कमेटी जांच करेगी और कमेटी जांच करने के बाद फैसला लेगी, अगर आरोप झूठे निकले तो फिर जिसने आरोप लगाया है उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए, ये बात सवर्ण समाज के लोग कह रहे हैं। पहला ऐसे होता था अब, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है। जी हां, एक बहुत बड़ी समस्या है इस पूरे मामले में, जो कि रिप्रेजेंटेशन से जुड़ी हुई है कि कहां पर किसका कितना रिप्रेजेंटेशन है। जी हां, पहले क्या होता था कि अगर किसी ने किसी सवर्ण व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की कि उसके साथ शोषण हुआ है, और कॉलेज के लोग, यूनिवर्सिटी के लोग एक टीम बिठाते थे, कमेटी बिठाते थे, उस कमेटी के भीतर कुछ लोग हुआ करते थे जो कि जांच किया करते थे और जांच करने के बाद रिपोर्ट सौंपा करते थे। अगर शोषण के आरोप झूठे निकलते या फिर कमेटी के लोग घालमेल करके जो मुख्य आरोपी या दोषी होता था सवर्ण समाज का बच्चा, उसको बचा लेते थे, तो फिर जिसने शिकायत की थी उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। जी हां, और आज भी पूरे पूरे चांसेस हैं कि जो कमेटी बैठेगी उसमें धांधली होगी, वो अपने लोगों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी, और ऐसे में उस शोषित बच्चे को फंसा दिया जाता था। क्योंकि जो कमेटी इक्विटी स्क्वाड बनेगी आज भी, उसमें आपको बता दूं कि उसमें प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तमाम लोगों को रखा जाएगा। लेकिन उसमें से कितने लोग SC ST OBC के होंगे? कहा गया है कि SC ST OBC के लोग शामिल किए जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस के भीतर ही SC ST OBC के लोग नहीं होंगे तो कहां से रख लिया जाएगा? क्या यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर से लाकर रख लिया जाएगा? क्योंकि इसमें तो कहा गया है कि जो लोग जांच कमेटी में आएंगे वो कैंपस के भीतर के होने चाहिए। आप लोगों को पता है कि भारत की यूनिवर्सिटीज में जो SC ST OBCs है उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है? भारत की यूनिवर्सिटीज में SC ST OBC ना प्रोफेसर हैं, ना असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ना स्टाफ है, ना VC है, कोई नहीं है, सब लोग सवर्ण समाज के हैं। वो आज भी नए कानून आने के बाद भी वो सवर्ण समाज की इक्विटी स्क्वाड ही एक SC ST OBC के साथ जो शोषण हुआ होगा उसकी जांच करेगी एक सवर्ण के खिलाफ। और आपको क्या लगता है कि जिस पैनल में सभी लोग सवर्ण बैठे होंगे वो सवर्ण के खिलाफ फैसला दे देंगे? आपको लगता है? NFS कितनी बार कर दिया जाता है? मैं आपको एक डेटा बताता हूं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर जो हैं वो ST, उनकी 83% सीटें खाली हैं, OBC की 80% सीटें खाली हैं, SC की 64% सीटें खाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो ST की 65% सीटें खाली हैं, OBC की 69% सीटें खाली हैं और SC की 51 सीटें खाली हैं, 51% सीटें खाली हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें VCs की, तो इस देश में जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें एक यूनिवर्सिटी का VC SC है, 5 के OBC हैं, बाकी खत्म है मामला, बाकी खत्म है मामला।
तो आप बताइए कि जब यूनिवर्सिटी कैंपस में एससी एसटी ओबीसी प्रोफेसर ही नहीं है, वहां पर जब वो इंटरव्यूज देने जाते हैं उनको एनएफएस करके बाहर निकाल दिया जाता है, उनको बाहर खदेड़ दिया जाता है, तो जो कमेटीज बनेंगी उसमें एससी एसटी ओबीसी के लोगों के साथ न्याय होगा। और पहले क्या होता था कि जब जांच होती थी और जांच में उस कमेटी के सवर्ण लोग सवर्ण शोषण करने वाले के पक्ष में फैसला देते थे, तो फिर उस शोषित बच्चे के खिलाफ एक्शन लिया जाता था। और इस वजह से बहुत सारे शोषित बच्चे थे जो शिकायत नहीं करते थे। यह प्रावधान जो इसमें लाया गया है कि उस बच्चे के खिलाफ कोई कार्रवाई एक्शन नहीं होगा, वो इसलिए लाया गया है ताकि बच्चे खुलकर आगे आएं और अपने साथ हो रहे जातिवादी शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं। आधे बच्चे तो इस वजह से आवाज नहीं उठाते थे कि यार कहीं कुछ नहीं होना है, क्योंकि कमेटी में भी उन्हीं के लोग बैठे हैं, वो उनको बचा लेंगे। अब यह प्रावधान हटाया गया है कि उस बच्चे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, इस वजह से ज्यादा लोग आगे बढ़कर आएंगे। और जो तमाम यूट्यूबर्स लोग हैं जो ऑडियंस बटोरते हैं ओबीसी एससी एसटी से, वो सामने आकर खुला विरोध कर रहे हैं और सवर्ण समाज का पक्ष ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं इसमें डबल गेम और कैसे होने वाला है। जल्दी ही ये कानून लागू नहीं होगा, नहीं, ये कानून लागू ही नहीं होगा, ये रूल्स लागू ही नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको ये आपको मैं इसका एक कड़वा सच बताने जा रहा हूं। जी हां, इस पूरे मामले को लेकर यूजीसी के इन लॉज के खिलाफ मृत्युंजय तिवारी करके एक व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। और बीजेपी इतनी तेज तर्राक और चालाक पार्टी है, वो कभी भी सवर्ण वोटरों के खिलाफ नहीं जाएगी जिस तरीके से सवर्ण उसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी पिछड़ों के, ओबीसी के, एससी एसटी के दबाव में रूल्स लेकर आई। अब वो जानबूझकर प्रोटेस्ट करवा रही है सवर्ण समाज के लोगों से, ताकि एक बड़ा मूवमेंट, ताकि एक बड़ा होस्ट बनाया जा सके। और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देगा। जी हां, 100% मैं बता रहा हूं, ये लॉज लागू नहीं होंगे। और बीजेपी सवर्णों के लिए भी भली बन जाएगी और ओबीसी के लिए भी भली बन जाएगी, और ओबीसी छात्रों के हालात यही रहेंगे। आप इस बात को लिख कर ले लीजिए। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं उनसे कि क्या आप जानते हैं कि आपके हक अधिकार के खिलाफ लोग सड़कों पर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जो लोग आपके को कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, आपके लिए कानून आए हैं, वो उनका विरोध कर रहे हैं। क्या आपको पता है वो अपने लिए लड़ रहे हैं? क्या आपको पता है कि आपको दिए गए अधिकारों के खिलाफ इस देश में एक बड़ी साजिश, एक बड़ा डबल गेम पत्रकार, सवर्ण मीडिया, यूट्यूबर्स, उसके अलावा जो तमाम एक्टिविस्ट लोग हैं वो और सरकार मिलकर कर रही है? क्योंकि भाजपा बहुत चतुर है, वो जानती है जिस चीज का विरोध वो खुलकर खुद नहीं कर पाती, उस चीज में वो सुप्रीम कोर्ट को आगे लेकर आ जाती है।